चलिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील राठौर ऐसे टारगेट एमबीबीएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, यह दूसरे नंबर का रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के लिए। और जैसे कि इसके पहले एक क्लासेस रिकॉर्डेड आई थी जिसमें हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया था, यानी कि क्लास जो मॉर्निंग हुई थी उसके बाद में एक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। उसी क्रम में यह तीसरे नंबर की क्लास होगी और दूसरे नंबर की रिकॉर्डेड क्लास होगी, जिसमें हम लोग जैसे कि सिलेबस में आप देखेंगे। पहले मैं सिलेबस के अंतर्गत दिखा देता हूँ कि सिलेबस में कौन सा बिंदु के तहत आप लोगों का कवर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इंग्लिश में सिलेबस है आपका, हिंदी में दिखा देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट करके लिखा हुआ है। तो इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हम लोग 1857 की क्रांति और कुछ प्रमुख विद्रोह की चर्चा करेंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हिंदी में भी आप देखिएगा, सिलेबस में यही बात लिखी हुई है। तो हिंदी में आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर आप देखेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष। तो इसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 1857 की क्रांति पहले पढ़ेंगे हम लोग, और समय इजाजत देगा तो उसे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट का समय। चलिए, जो 1857 की क्रांति है इसे हम लोग समझेंगे पूरा, विस्तार से उसको पढ़ेंगे और क्या क्या प्रमुख कारण रहेंगे उसकी भी बात हम लोगों को यहाँ पर करना है। अब ये जो 1857 की क्रांति है इसे भारतीय प्रतिक्रिया स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भारतीय प्रतिक्रिया के स्वरूप में देखने को मिली है। तो वो आप लोग भी जानते हैं कि भारत के समक्ष कई सारे से कारण मौजूद थे। भारतीय प्रतिक्रिया आपको जनजातीय आंदोलन के तौर पर दिखेगी, किसान आंदोलन के तौर पर दिखेगी, श्रमिक आंदोलन के तौर पर दिखेगी, सैन्य विद्रोह के तौर पर दिखेगी। ऐसे कई सारी प्रतिक्रिया है जो भारतीय संदर्भ में आपको नजर आएगी। तो उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप हम सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण तो हम जानेंगे सही, लेकिन साथ ही साथ में हमें यह भी जानना होगा कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि कहां पर बनकर तैयार हुई है। पृष्ठभूमि कहां पर बनकर तैयार हुई है तो उसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सब चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पृष्ठभूमि के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक ब्लैंक स्लाइड जरा इसमें तो नहीं ओपन कर पाया हूं मैं, यही पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखिएगा, 1757 हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1757 में एक युद्ध होता है जिसे आप लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और एक और युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं जो कि आपका भारतीय संदर्भ में ही देखेंगे 1764 बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध ऐसे हैं, इन्हीं दो युद्ध के आधार पर ये जो ब्रिटिश है ये भारत पर राज करना शुरू कर चुके थे। प्लासी के युद्ध ने तो सिर्फ ये क्लियर कर दिया था कि भारत पर कोई राज नहीं करेगा, और भारत के राजाओं की शक्ति का पता यहाँ पर चल चुका था। फिर बक्सर के युद्ध में अंतिमतः यहाँ पर ब्रिटिशों की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो 1764 में आप देखेंगे तो बक्सर के युद्ध में ये जो भारत है, भारत के शासकों को पराजित करते हैं और ब्रिटेन वाले यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर हम देखेंगे 1857 की क्रांति के साथ में कि 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज की नीति निर्माता की भूमिका में आ गए थे। क्या नीति बनाएंगे अब ये, और इनका लक्ष्य ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना, व्यापारिक लाभ कमाना, यही मेन उद्देश्य था। तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उनका विरोध भी साथ में शुरू हो चुका था। तो साथ ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो कि जिस दिन या फिर जिस वर्ष देश की जनता ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया हो, ऐसा एक भी वर्ष नहीं गुजरा होगा। तो जैसे पैरेलल उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार करते गए, उसी क्रम में यहाँ पर विद्रोह भी देखने को मिल रहे थे। तो बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ, खान देश में किसान असंतोष, संताल विद्रोह होगा, कोल विद्रोह होगा, मुंडा विद्रोह होगा, काशी विद्रोह होगा। तो ये कई सारे जनजातीय समूह ने सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी है समय समय पर। फिर 1857 में हुए विद्रोह के स्वरूप और प्रभाव की व्यापकता ने ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, तो ये आप देखिए रखेगा। ठीक है, तो 1857 के पूर्व के प्रमुख सैनिक विद्रोह की बात करें तो 1857 के प्रमुख सैनिक विद्रोह की बात करें, ठीक
1857 के पूर्व के प्रमुख सैनिक विद्रोह भी इसमें देखेंगे। बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है, 1764 मैंने बताया, हेक्टर मुद्रो नेतृत्व कर रहा था। सैनिक विद्रोह होगा आपका 1766 में। ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको 1857 की क्रांति में लेकर चल रहा हूँ। और 1857 की क्रांति में विद्रोह के कारण हमें देखना है। विद्रोह के कारण जानने के साथ साथ हमें तात्कालिक कारण जानना है। तात्कालिक कारण जो सैन्य कारण के साथ में जुड़ा रहेगा। फिर विद्रोह का स्वरूप कैसा है उसकी हम बात करेंगे। तो किन किन बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कारण, और जब कारण पढ़ रहे होंगे तभी हम लोग इसमें तात्कालिक कारण भी देखते हैं, तात्कालिक कारण भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग कारण जानने के बाद इसका स्वरूप समझेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है। स्वरूप जानने के उपरांत हम लोग जानेंगे कई सारे जो राजनेता है या फिर जो इसमें आंदोलनकारी रहेंगे वो अपने मत प्रकट करेंगे, यानी कि विद्रोह के संबंध में मत, विद्रोह के संबंध में मत, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसका प्रारंभ कैसे होता है और विस्तार कैसे हुआ, यानी कि इस विद्रोह का प्रारंभ हम देखेंगे प्लस इसका विस्तार हम देखेंगे, ठीक है। और इसके प्रमुख केंद्र क्या रहे विद्रोह के, उन केंद्र की बात कर लेंगे। और केंद्र की बात करने के बाद फिर हम लास्ट में देखेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव की चर्चा कर लेंगे। 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यही प्रमुख बात आपका 1857 की क्रांति में, उसके परिणाम, प्रभाव और इंपॉर्टेंस भी हम देख लेंगे, और विद्रोह की विफलता के कारण भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1857 की क्रांति का पहला यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, पहला है यहाँ पर राजनीतिक कारण। सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर चाहे कितनी बातें लिखी हुई हो, मेरी बात आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा तो इंटरेस्टिंग बनेगा आपका टॉपिक। अब यहाँ पर राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल कॉज क्या है, तो देखिएगा ब्रिटिश के द्वारा कई सारी ऐसी राजनीतिक संधियां या राजनीतिक नीतियां बनाई गई है, पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई गई है। जैसे कि एक बनाई थी उन्होंने व्यक्तिपद की नीति, ड्राफ्टिंग ऑफ मैप्स, एक बनाया था सहायक संधि, एक फौजदारी और दीवानी कानून, और एक मुगल सम्राट के अधिकार व नवाबों की उपाधि को चिन्हना। तो अंग्रेज ने अपनी विदेशी पहचान सदैव बना के रखी है और भारतीय लोगों के बीच में कोई सामाजिक संबंध नहीं बन पाया था। जैसे मुगल भी यहाँ पर आए, मौर्य आए, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आया, तो उन्होंने क्या किया कि भारत के साथ लगाव भी रखा है, भारत के लोगों के साथ में लगाव रखा है, इमोशनली लगाव रखा है, और यहाँ के लिए उन्होंने काम भी किया है। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया है। सहायक संधि और व्यक्तिपद के सिद्धांत जैसी नीतियां ने देशी राज्यों पर अंग्रेजी द्वारा किए जाने वाले जो प्रभावी नियंत्रण है पूरे ब्रिटिश शासन के तहत निर्मित नवीन फौजदारी दीवानी कानून भारतीय समाज में जन असंतोष पैदा कर रहे थे। अब ये जो व्यक्तिपद की नीति है या फिर सहायक संधि है, सहायक संधि का मतलब ये है कि किसी भी राज्य को, कोई भी राज्य, जैसे मैंने कहा कि जूनागढ़ राज्य है या मैसूर राज्य है या अवध राज्य है, यहाँ पर क्या करेंगे, उन राज्य से पहले उनको धमकाएंगे और आपस में एक समझौता करेंगे, वो राज्य अंग्रेजी शासन में अपना विलय कर देगा, फिर उस राज्य में सैनिक, ब्रिटिश अपने सैनिक रख देंगे, उस सैनिक का खर्चा भी उसी राज्य से उठवा लेंगे। तो इस प्रकार से एक सहायक संधि भी बनती है। और एक होता है आपका व्यक्तिपद की नीति, पैतृक वारिस न होने की स्थिति में उससे क्या क्या लिया जाता है, उसे हड़प लिया जाता है, हड़प नीति भी बोला जाता है इसे, हड़प नीति या व्यक्तिपद का सिद्धांत, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को भी। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल कारण जो थे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, डेहलोजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी कि दत्तक निषेध नीति, ये व्यक्तिपद की नीति ही कहा जाता है। इस आधार पर सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का विलय कर लिया था। यानी कि अगर कोई का पैतृक वारिस नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं होने की कंडीशन में अब उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो जिसका पैतृक वारिस ना हो उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। और अवध का जो विलय हुआ वो कुशासन के आधार पर हुआ है, कुशासन के आधार पर इसका विलय किया गया था। वहीं आप देखें पंजाब की रानी जिंदल की पेंशन लगभग आप देखेंगे 1.5 ये
लाख से घटाकर 12,000 येन कर दिया था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा की पेंशन देने से मना कर दिया था। तो ये कई सारे कारण है। सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि के माध्यम से रियासत की संप्रभुता समाप्त कर दी गई थी और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है के बाद मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये 6 पॉइंट जो यहाँ पर बताए गए वो राजनीतिक कारण के प्रति जिम्मेदार है जो 1857 की क्रांति को जन्म देते हैं। अब हम सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करते हैं। जैसे कि सामान्य सी बात है, सती प्रथा। सती प्रथा अधिनियम जो लाया गया था, तो सती प्रथा अधिनियम आखिर क्या किया इसने? ये हमारा जो वैसे चीजें अच्छी भी है, सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था, जो कि यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल लोग रहते हैं जो पुरानी परंपरा से जुड़े रहते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगा। विधवा पुनर्विवाह 1856 को मान्यता दी गई, तो ये भी वही बात हो जाएगी। और लेक्स लोकी कानून भी इसमें आगे शायद इसमें चर्चा होगी। अंग्रेज जाति श्रेष्ठता की भावना से भारतीयों को हीन समझते थे, यानी कि व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी नाम सुना हो ना आपने, तो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि हमेशा अंग्रेजी जाति श्रेष्ठता की भावना से भारतीयों को हीन समझते थे और भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने पर पदोन्नति जैसी सुविधा दी जाती थी। तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये सामाजिक कारण रहे हैं, जिसके कारण और धार्मिक कारण भी रहे आपके, जिसके कारण एक 1857 की क्रांति में एक प्रमुख कारण आपका बन जाता है सामाजिक या धार्मिक कारण। ठीक है, अब इसके पश्चात आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं। आर्थिक कारण में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर इस जो आर्थिक व्यवस्था में जो भू राजस्व नीति लाई गई थी। 3 प्रकार की भू राजस्व नीति थी, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें क्या था, भू राजस्व नीति लाई गई थी। और ये भू राजस्व नीति 3 प्रकार की थी। एक था आपका स्थायी बंदोबस्त, और एक था आपका रैयतवाड़ी, और एक महालवाड़ी। ये 3 प्रकार की भू राजस्व नीति आई थी। तीनों भू राजस्व नीति को हम लोग अलग से समझेंगे, अलग से आपकी क्लास होगी तो तीनों नीतियों को बताऊंगा। सामान्य तौर पर इतना समझ लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त में क्या बोला गया, प्रत्येक किसान को बोल दिया कि 20 वर्षों तक आपका इतना परसेंट, उपज का इतना परसेंट हम लोग आपसे लेंगे, ये इसमें बता दिया गया। ठीक है, तो इतना परसेंट हम आप लोगों से लेंगे, वो परसेंट फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि इसमें तो नुकसान हो जाएगा अपना। अपना नुकसान कैसे, उनका मतलब 20 वर्षों तक इसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा और पता चला उपज ज्यादा हो जाएगी तो वही परसेंटेज तब भी, तो उनको लगा कि इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था आनी चाहिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उसी स्थान पर उन्होंने रैयतवाड़ी यानी कि किसानों से सीधा संपर्क बना दिया। स्थायी बंदोबस्त में एक यहाँ पर बिचौलिया होता था, जबकि रैयतवाड़ी में बिचौलिया नहीं होता था। महलवाड़ी में पूरे गांव को निर्धारित कर दिया, पूरे गांव के आधार पर यहाँ से टैक्स लिया जाता था। तो इस प्रकार से तीनों है, तो मैं आपको डिटेल में बाकी आगे बताऊंगा। ये तीनों व्यवस्था जो थी आपकी, तो ये भू राजस्व नीति के चलते ये एक आर्थिक कारण रहा आपका, भू राजस्व नीति का इतना क्रूर होना, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति का बिगुल बजेगा। पुराने जमींदार की भूमि छीन ली गई, किसानों की उच्च उपज, हाई टैक्स लगाए गए यहाँ पर। ठीक है, भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। फिर आगे देखिएगा, प्रशासनिक कारण में आप देखेंगे तो प्रशासनिक कारण आपके प्रमुख तौर पर क्या हो जाएंगे, प्रशासनिक कारण में कि उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए दिए गए, अब भारतीयों को कम वेतन दिया गया, तो एक प्रशासनिक कारण हो जाएगा। अब सैन्य कारण क्या है, एक वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में, वेल्लोर का विद्रोह। ठीक है, और एक कब हुआ आपका 1806 में। अब इस वेल्लोर के युद्ध में आप लोग इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा। जो वेल्लोर का विद्रोह आपका धार्मिक प्रतिशुल्कों से जुड़ा हुआ था आपका, वेल्लोर का विद्रोह जो 1806 में हुआ,
ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। और इसी को क्या कहा जाता था? 1857 के युद्ध का पूर्वाभास युद्ध। यानी कि 1857 के बारे पता चल गया था यही पर, जब वेल्लोर का विद्रोह हो रहा था, तो वेल्लोर के विद्रोह में इस जानकारी का पता चल चुका था कि 1857 के विद्रोह का होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो धार्मिक हस्तक्षेप हुआ था इसमें। यहाँ पर धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंग्रेज ने सैनिक को वर्दी में बदलाव किया और नई वर्दी में तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी थी। इसमें सामान्यतः जो कारण की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखिएगा, कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिलक प्लस दाढ़ी, तिलक प्लस दाढ़ी पर क्या कर दिया था, इसको लगाने से मना कर दिया था। ठीक है, तिलक और दाढ़ी के प्रयोग के लिए मनाही कर दिया था। इसलिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो विद्रोह का प्रमुख कारण रहा आपका ये धार्मिक हस्तक्षेप, यहाँ पर इस प्रकार की नई वर्दी की यहाँ पर नई वर्दी को लेकर बदलाव करना और उसमें तिलक लगाने, दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई। चमड़े की टोपी पहनाना अनिवार्य कर दिया। हिंदू मुस्लिम सैनिक के लिए धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी इससे। ठीक है, और टीपू सुल्तान के परिवार की उपस्थिति भी इसमें देखें तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में उनके परिवार को वेल्लोर के किले में कैद रखा गया था। उनके समर्थक ने सैनिक को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया था। तो इस प्रकार यहाँ पे भारतीय सैनिकों में कम वेतन मिलता था और अंग्रेज अधिकारी के साथ भेदभाव करते थे, जो असंतोष की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, असंतोष बढ़ता गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा जाने से मना कर दिया था। 1844 में 4 बंगाल रेजिमेंट ने अतिरिक्त भत्ता न मिलने के कारण सिंध जाने से इनकार किया। अफगान युद्ध से लौटे सैनिकों को समाज ने जाति से बाहर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप और कारण देखेंगे आप लोग तो 1854 में डाक अधिनियम से सैनिक मुक्त डाक सुविधा समाप्त हो गई। टैक्स ब्रिटानिया के कारण पिंडारी, ठग आदि सैनिकों को सेना से निकाल दिए गए। भारतीय सैनिक केवल सूबेदार तक पदोन्नति पा सकते थे। ठीक है, 1856 में सैनिक में 2,38,000 भारतीय और 45,332 यूरोपीय सैनिक थे। ठीक है, अब तात्कालिक कारण क्या है, तात्कालिक कारण को समझ लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के तात्कालिक कारण क्या है। तो क्या हुआ कि जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, यहाँ पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया था। एनफील्ड राइफल जो चर्बी लगे कारतूस के बने होते थे। ये जो एनफील्ड राइफल की बात कर रहा हूं मैं, ये एनफील्ड राइफल जो होते थे ये चर्बी लगे कारतूस होते थे, चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस, जिसे भारतीय सैनिक ने नई पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल दिया था। ठीक है, और इन राइफल से कारतूस को मुंह से खोलने के लिए सैनिकों को उसके दांत से काटना पड़ता था। यह कारतूस गाय और सुअर के चर्बी की बनी होती थी। ये चर्बी की जो बात की जा रही है, ये किसकी चर्बी, ये गाय प्लस सुअर, गाय और सुअर के खाल से बनी होती थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो यहीं पर आप देखेंगे तो ये तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ और कारतूस का मुंह से काटना पड़ता था, जो कि आपका ये चर्बी लगे कारतूस होते गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता था। तो इस कारण हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक की धार्मिक भावना आहत हुई और उसने अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र असंतोष पैदा कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण ये भी था। विद्रोह की शुरुआत और प्रसार की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात है यहाँ पर, विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा, तो विद्रोह का स्वरूप की अगर बात करें यहाँ पर, तो विद्रोह के स्वरूप में आप देखेंगे तो इतिहासकार
वस्तुतः यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्रोह अपने स्वरूप में विविध विशेषताओं से युक्त था। यहाँ पर कई सारे लोग देखेंगे तो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर प्रहार किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और में अंग्रेजों के साथ देने वाले जो भारतीय को भी लक्ष्य बनाया। विद्रोह में दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में सैनिक विद्रोह कहा गया था। इंग्लैंड रूढ़िवादी नेता जो बेंजामिन डिसरायली है, इसने मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि विद्रोह तो राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी है। हम देखेंगे विद्रोह का किसने क्या कहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रसार देख लेते हैं, फिर हम मैं यहाँ पर आखिरी में आपको बता दूंगा कि इन विद्रोह को लेकर क्या क्या मत किसने रखे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत का और प्रसार की बात करें तो विद्रोह के प्रसार आप देखेंगे बेरामपुर या यहाँ पर देखिएगा बेरामपुर की 19वीं बटालियन। ठीक है, यहाँ पर जो प्रसार के बारे में बताया जा रहा है, विद्रोह के प्रसार को लेकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेरामपुर नहीं होकर आपका क्या है, बैरकपुर। क्या है आपका, बैरकपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बैरकपुर जो 7वीं बटालियन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये 7वीं नहीं होकर 19वीं बटालियन और अवध की इतनी बटालियन। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, तो बेरामपुर की 19वीं बटालियन और अवध की 7वीं बटालियन को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना करने पर समाप्त कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह शुरू कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में छावनी का विद्रोह शुरू किया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सैनिक ने 31 मई 1857 को विद्रोह करने की योजना बनाई। देखिएगा, विद्रोह कब होना था आपका, 31 मई। लेकिन आपको पता होगा जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था, ये बिगुल आपका कब बजा था, 10 मई 1857 को। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति आपका 11 मई को दिल्ली पहुंच गई थी। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकारी बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 मई को शुरुआत हो जाती है यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट की। ठीक है, 10 मई को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर विद्रोह की जो योजना बनाई थी वो कौन सी थी आपकी, 31 मई को डेट डिसाइड की गई थी। उस समय तो फोन वगैरह मैसेज वगैरह ऐसा तो नहीं था कि इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया है तुरंत, तो एक डेट बनाई गई थी। संदेश फैलने के लिए कमल और चपाती का उपयोग किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि संदेश पहुंचाने के लिए किस प्रकार की सूचना के लिए का इस्तेमाल किया गया था। उसमें एक प्रकार से आप देखेंगे तो कमल और चपाती का उपयोग इसमें किया गया था। ठीक है, 9 मई 1858 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ के सैनिकों को कैद कर लिया गया और जैसे कैद किया तो 10 मई को ही यहाँ पर आप देखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया था। यही से आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उस समय मेरठ के जनरल आपका हैविट थे। ठीक है, सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर वहां पर आप देखेंगे तो सैनिक दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह को अपना नेता बनाया क्योंकि वो मुस्लिम नेता थे, मुसलमान को अपने पक्ष में करना था। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर बहादुर शाह को नेता बना दिया ताकि ब्रिटिश लोग भी हमारे यहाँ पर हमारा साथ दे सके, ताकि उनको लगे कि हमारे धार्मिक प्रतीक के तौर पर उनको राजा बनाया वहां पर। विद्रोह संचालन हेतु 10 सदस्यीय समिति बनी जिसमें 6 सैनिक थे। दिल्ली में सैनिकों के जनरल निकोलस, कर्नल रिप्ले और साइमन फ्रेजर को मार दिया और मेजर हसन ने हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। अब मुख्य केंद्र कौन कौन से है जरा इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मुख्य केंद्र आप देखेंगे सबसे पहले लखनऊ में आप देखेंगे तो लखनऊ में इसको याद करने का तरीका ध्यान रखने का। यहाँ पर आपका बेगम हजरत महल और बिजनेस कादिर थे। ठीक है, लखनऊ में कहा कौन हो गया आपके, बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर में कौन हो जाएंगे, नाना साहब नेता हो जाएंगे। आरा में कौन हो जाएंगे, कुंवर सिंह हो जाएंगे। बरेली में कौन हो जाएंगे, बरेली आपका, बरेली मतलब बरेली की जलेबी, खाना मतलब आप खान बहादुर का। इलाहाबाद में हो जाएगा आपका लियाकत अली। झांसी में हो जाएंगे आपकी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये क्षेत्र आप जरूर याद रखिएगा कौन कहां पर नेतृत्व करता कौन थे। ठीक है, उसी प्रकार ग्वालियर में देखेंगे तो ग्वालियर में आपका क्या हो जाएंगे, तात्या टोपे। ग्वालियर में आपके तात्या टोपे हो जाएंगे। बल्क में आपका शामिल हो जाएंगे। सिंहभूम में आपका गोनू कोल हो जाएंगे। फैजाबाद में आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे। ब्रिटिश जनरल की बात करें, ब्रिटिश जनरल कौन कहां पर है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, लखनऊ को आप देखेंगे नील, कर्नल लॉरेंस, आउटरम, हैवलॉक, कैंपबेल। ठीक है, कानपुर में व्हीलर, हैवलॉक, कैंपबेल। बरेली में देखेंगे कैंपबेल है। इलाहाबाद में आपका नील और हैवलॉक है। फिरोजपुर में अंबाला में हैंसन है आपका। ग्वालियर में आप देखेंगे तो ह्यूरोज है। आरा में देखेंगे तो विलियम टेलर और विंसेंट है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? पामस्टर्न थे, ठीक है, पामस्टर्न इसको लिखिएगा आप लोग। इस प्रकार से, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था। फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति का सफलता के कारण देख लेते हैं। तो विद्रोह में सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव था, जैसे शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, नए जमींदार शामिल नहीं हुए। विद्रोह ने उचित समय की प्रतीक्षा नहीं की। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब और कश्मीर के राजा और जोधपुर तथा सिखों के शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया यहाँ पर, तो इस वजह से विद्रोह असफल रहता है। सिख रेजिमेंट, गोरख रेजिमेंट और मद्रास सेना ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। फिर आप देखिएगा विद्रोह के पास में आधुनिक हथियार की कमी थी, जो हमारे पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। संचार साधनों की कमी थी। विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व का अभाव था। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, क्योंकि दक्षिण भारत वाले लोग इसमें इतना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी नहीं करते। 1857 क्रांति आपको उत्तर भारत तक सीमित रह गई थी। अब कई सारे इतिहासकार या विद्रोह के बारे में विभिन्न अपनी टिप्पणियां रखते हैं, तो जरा यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जॉन लॉरेंस सेली की बात करें तो ये दोनों ने इसे गाय और सुअर की चर्बी के कारण हुआ सैनिक विद्रोह बताया। जेम्स ऑल्ट्रम और टेलर ने क्या कहा? इसे मुसलमान का षड्यंत्र कहा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ध्यान रखना, किसने क्या कहा इस 1857 के विद्रोह को? एक ने तो कहा कि गाय सुअर की जब्ती हमने लगा दिया था तो सैनिक विद्रोह सामने आया था, तो जॉन लॉरेंस ने कहा, जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। जेम्स ऑल्ट्रम और टेलर की बात करें तो इन्होंने कहा कि ये मुसलमान का षड्यंत्र कहा। टी आर होम्स की बात करें तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में एक युद्ध था। सभ्यता को मान लिया है ब्रिटेन और बर्बरता को भारतीय मान लिया है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसराइली ने क्या कहा? इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, बेंजामिन डिसराइली, ठीक है। फिर मार्क्स की बात करें तो इसने जनता की क्रांति बताया। और वीडी सावरकर की बात करें तो वीडी सावरकर का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा इसने, वीडी सावरकर ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आरसी मजूमदार की बात करें तो आरसी मजूमदार में देखें तो इसे न तो पहला, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम माना है। आरसी मजूमदार के बारे में ध्यान रखना। तो आरसी मजूमदार ने इसे किस रूप से कोट किया? तो इसने कहा कि यह तो ना तो पहला है, न राष्ट्रीय है, न यह स्वतंत्रता संग्राम है। ये आरसी मजूमदार ने इस प्रकार से इसको कोट किया, ठीक है। तो सबके अपने 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 मत है, कौन किस प्रकार से इसको बताना चाहे, तो सबके अपने मत यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए और सबने बता दिया कि 1857 का विद्रोह किस रूप में था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट 1857 क्रांति को लेकर यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। इस विद्रोह के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मिर्जा गालिब ने देखा है और जन्म आगरा में हुआ था। प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। 25 अगस्त 1857 को आदमगढ़ घोषणा जारी हुई थी। 1857 के विद्रोह की पहली व्याख्या सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में की थी। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और पिल कमीशन बनाया गया। 1857 के बाद में क्या परिवर्तन हुआ वो देखिएगा। 1857 के बाद में क्या चेंजेस आएंगे? 1857 के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर काम नहीं करेगी, अब सीधा सरकार यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार सीधा यहाँ पर रूल करेगी। अब कंपनी यहाँ से हट जाएगी। तो 1857 क्रांति का सबसे पहला याद देखिए, शासन क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब शासन किसके पास में चला गया? सरकार के पास चला गया, सीधा विक्टोरिया के पास में। रानी की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। भारत सचिव का पद बनाया गया था। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया था। अब 1857 के बाद में कुछ विद्रोह भी हुए हैं, जिसकी चर्चा पर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। अभी आप लोग इतना इसको कीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो बना लेंगे ताकि आप लोगों के लिए बर्डन भी ना हो। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और 1857 की क्रांति के बाद के कुछ विद्रोह हुए उसकी बात में अगले सेशन में करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को नया आयाम देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।